हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें। हम मनोविज्ञान टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल हमने बाल विकास उसके बारे में चर्चा स्टार्ट की। तो बाल विकास है, बालक के विकास की प्रक्रिया है, उसे बाल विकास कहा जाता है। और मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। विभिन्न शाखाएं पढ़ी थी, उनमें एक शाखा आती है बाल मनोविज्ञान है। बालकों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बालक का विकास है, हमने कल चर्चा की थी कि बालक का विकास है यानी उसके जीवन प्रारंभ की प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ में आने से स्टार्ट हो जाता है और जब तक वह एक शिशु के रूप में जन्म लेता है तब तक वह प्रक्रिया चलती रहती है और उसका विकास है और निरंतर वृद्धावस्था तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। और मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान है। बाल का अर्थ होता है बालक है और मनोविज्ञान क्या है, उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसके मन या व्यवहार का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान का अर्थ होता है बालक के मन व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसमें देखा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि भारत में क्या बाल मनोविज्ञान की बाल विकास की शुरुआत सबसे पहले नहीं, भारत में 1930 के करीब गिज्जू भाई जोधका के प्रयासों से भारत में प्रथम बार बाल विकास के बारे में जानना स्टार्ट किया और इसके अध्ययन के बारे में क्या है उन्होंने रुचि दिखाई थी। इससे पहले 18वीं शताब्दी में पेस्तालोची के द्वारा सर्वप्रथम अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर 3.5 वर्षीय उनका था बच्चा था, उसके ऊपर क्या बेबी का बायोग्राफी तैयार की थी और उनके विकास की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने जांचा था। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में स्टैनली हॉल के द्वारा प्रयास किए गए थे और उनके द्वारा दो संस्थाओं का स्थापना की गई थी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थाओं की स्थापना की गई थी और इन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया और बताया था कि बालक के विकास की प्रक्रिया के लिए उसके अध्ययन के बारे में हमें जानना जरूरी है और उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो उनके द्वारा प्रयास किए गए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी पर मनोविज्ञान की, अगर हम बात करते हैं बाल विकास की एक शाखा पर, 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप लोग इसके प्रति जागरूक होते हैं। और इसकी अगर बात करते हैं 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की जाती है और इसकी अगर बात करते हैं वहां पर बालकों को रखने के लिए क्या सुधार गृह स्थापित किए गए थे, न्यूयॉर्क में प्रथम बार 1887 में की गई। इसके बाद हमने देखा था इनके विकास की जो शाखा है बाल विकास है, उनकी परिभाषाएं हैं। सबसे अच्छी परिभाषा ब्रक के द्वारा बताई गई थी। ब्रक ने कहा था कि विकास क्या है, गर्भावस्था से यानी जन्म पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक यानी आगे परिपक्वावस्था तक चलता जाता है और बालक के विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसके बाद हमने देखा था अभिवृद्धि व विकास में डिफरेंस, अभिवृद्धि किसे कहा जाता है और विकास किसे कहते हैं। अभिवृद्धि में हमने देखा था केवल बाह्य पक्ष में, शरीर के बाह्य पक्ष में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि है। बाह्य व आंतरिक दोनों के समावेश रूप को क्या कहा जाता है, विकास है। यानी अभिवृद्धि मेरी लंबाई बढ़ रही, ऊंचाई बढ़ रही, मोटापा बढ़ रहा है, तो इसे तो क्या कहा जाता है, केवल अभिवृद्धि कहा जाता है। जबकि विकास में है मोटाई चौड़ाई बढ़ रही है, उसके साथ क्या मानसिक जो क्या है लेवल भी बढ़ रहा है, यानी बाहरी भी दिखाई दे रहा है, आंतरिक भी होता है। इन दोनों के समावेश को क्या कहा जाता है, विकास है। जबकि अभिवृद्धि में केवल और केवल क्या है, शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन दिखाई देता है, इसमें मानसिक पक्ष नहीं आता। विकास की अगर बात करते हैं तो इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों पक्ष समाहित होते हैं। अभिवृद्धि रचनात्मक प्रवृत्ति की, अभिवृद्धि किसकी होती है, रचनात्मक प्रवृत्ति की होती है, यानी व्यक्ति इसमें केवल आगे की ओर अग्रसर होता जाता है। एक उम्र होती है 18-20 साल की उम्र होती है, तब तक हमारे में क्या है एज होती है, तब तक हमारे में वृद्धि होती जाती है, लंबाई बढ़ती, मानसिक संतुलन और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में इंटरेस्ट है। ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है, ये रचनात्मक भी है और क्या है रसात्मक भी है। अगर हम बात करते हैं विकास की, इसमें रचना भी होती है और व्यक्ति क्या है नीचे की ओर भी आता है, यानी रसात्मक प्रक्रिया भी 40-30-35 साल की उम्र होती है, उसके बाद व्यक्ति ढलना स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें दोनों का समावेश देखने को मिलता है। ये हमने मुख्य पॉइंट थे उनके बारे में चर्चा की थी। अब एक मुख्य मनोवैज्ञानिक है श्रीमती हरलोग के द्वारा इसके आकार बताए गए, प्रकार बताए गए। विकास के प्रकार है, आकार में परिवर्तन है, अनुपात में परिवर्तन है, किस प्रकार एक क्रमबद्ध श्रृंखला के माध्यम से बालक का विकास होता है, तो ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आवर डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर हम विकास के नियम पढ़ेंगे, बालक का जो विकास होता है उसके कौन कौन से नियम हैं। क्या बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है,
या पैरों से सिर की तरफ होता है। बालक जो बनता है, गेस्टुला ब्लास्टुला ये इनका अंकुरित जो निर्माण होता है और एक बच्चे का रूप धारण करता है, तो क्या इसमें पहले पैर बने या पहले सिर का निर्माण होता है? तो किस प्रकार की संरचना है? स्ट्रेट लाइन है, वर्तुलाकार है, किस प्रकार की है? क्रमबद्धता का नियम, लगातार अगर हम बात करते हैं बालक का विकास है, क्या वह लगातार रूटीन होता है या उसमें कुछ रुकावटें आती है? समान प्रतिमान का नियम है, क्या सभी बालकों में एक समान सभी अंगों का विकास होता है? निरंतरता का नियम है, क्या बालकों में सभी जो विकास की प्रक्रिया वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या बीच में उनमें इसी प्रकार की बाधा देखने को मिलती है? तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं श्रीमती हरलोग के अनुसार। कौन से आते हैं? श्रीमती हरलोग के अनुसार है, उनके अनुसार विकास जो होता है उसमें होने वाले प्रकार है, यानी विकास की जो प्रक्रिया है श्रीमती हरलोग के अनुसार कितने भागों में जो विकास कण है वो बांटे गए हैं। तो श्रीमती हरलोग के अनुसार अगर हम बात करें तो विकास के होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। श्रीमती हरलोग ने विकास क्रम की प्रक्रिया को, विकास की दर जो होती है उसमें परिवर्तन होते हैं। मानव बालक है, उसका विकास हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होगा। विकास हो रहा है तो हमें बेसिकली पता है कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हरलोग ने मुख्य 4 भागों में बांटा। कितने हैं? 4 प्रकार बताए हैं। पहला इनके द्वारा बताया गया है आकार में परिवर्तन। पहला अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने क्या बताया है? आकार में परिवर्तन है। आकार में परिवर्तन है तो हम देख रहे हैं बालक का विकास। बालक का विकास है तो क्या बालक का जो आकार होता है वो हमेशा समान रहता है? क्या एक जैसा ही बालक की आकार है, आकृति हमें दिखाई देती है? नहीं। प्रथम माह में उसकी आकृति अलग, दूसरी माह में अलग होती है, तीसरे में अलग है, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार लगातार जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आकार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो श्रीमती हरलोग के अनुसार पहला प्रकार कौन सा होता है? आकार में परिवर्तन है। समय के अनुसार आकार परिवर्तित होता रहता है। पहला कौन सा आता है? आकार में परिवर्तन है। जैसे अगर हम अपने ऊपर बात करें, बालक ने जन्म लिया और उसकी उम्र 10 वर्ष की हो, उसकी उम्र क्या है? आज जिस बालक ने कभी गर्भावस्था में बीज रोपित के रूप में अंकुरित हुआ और उसने आज जन्म ले लिया और आज उसकी उम्र क्या है? 10 वर्ष होगी, तो क्या उसके आकार में वही समानता है जो पहले थी या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? तो जिसमें बालक अंकुरित हुआ था उसमें क्या है? एक अलग प्रकार था और आज जो बालक का रूप है उसमें क्या अलग आकार है, प्रकार है। जैसे क्या परिवर्तन होता है? श्रीमती हरलोग कहते हैं आकार में परिवर्तन है। जैसे अपने ऊपर लीजिए, अपने एक तो 5 वर्ष की उम्र थी, फिर 10 वर्ष की, फिर 15 है, 20 है, इस प्रकार हमारी उम्र में परिवर्तन होता है। तो हमारी ऊंचाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, हमारा कद बढ़ता है, मोटापा होता है, पतलापन, मोटापा जो क्या परिवर्तन होते हैं। यानी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में श्रीमती हरलोग ने कहा है कि व्यक्ति का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका आकार भी परिवर्तन होता जाता है, उसके आकार में भी क्या डिफरेंस आता जाता है। ऊंचाई है, लंबाई है, उसकी बनावट है और उसका मोटाई है, चौड़ाई है, जो सारी अगर हम बात करते हैं आकृति की, उसे जिस प्रकार एक आकृति की लंबाई, ऊंचाई है, चौड़ाई है और इसकी क्या बनावट जो होती है उसमें परिवर्तन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का विकास होता है, उसके आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। दूसरा आता है, अगर दूसरे की अगर बात करते हैं, अनुपात में परिवर्तन। कौन सा आता है? अनुपात में परिवर्तन है। तो जिस प्रकार आकार परिवर्तित होता है उसमें उसी प्रकार के अनुपात जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। बालक के अगर शारीरिक अंग बात करते हैं, एक समान सभी प्रकार से बालक के जो अंक होते हैं एक समान नहीं बढ़ते हैं, उनमें अनुपात पाया जाता है। बालक के दूसरा श्रीमती हरलोग ने दूसरा नियम कौन सा बताया? दूसरा प्रकार बताया है अनुपात का नियम। कौन सा है? अनुपात का नियम। अगर हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, तो बालकों को अगर हम देखेंगे तो बालकों के जो सभी अंग हैं वो एक साथ थोड़ी बढ़ते हैं। बालकों के अंगों का विकास है एक निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से बालक के जो शारीरिक अंग है उनकी बनावट होती है और उनमें वृद्धि अभिवृद्धि दोनों की अलग अलग अनुपात में पाई जाती है। यानी पहले हाथ बनेंगे या पैर बनेंगे या मस्तिष्क का निर्माण होगा, इन सभी में क्या अनुपात पाया जाता है। एक प्रकार से सभी अंगों का विकास नहीं होता है। अपने ऊपर उदाहरण के ऊपर बात लेते हैं, हमारा एक शारीरिक ढांचा है, इसमें जैसे हम बड़े हुए तो क्या सभी प्रकार की क्रिया एक साथ चली थी। जैसे हमारे हाथ का विकास हुआ, हाथ ने बढ़ोतरी की तो हमारे
दिमाग का विकास हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या कहता है, अनुपात का नियम है, यानी शरीर के सभी अंगों का विकास एक समान नहीं होता है, इनमें परिवर्तन पाया जाता है, इनमें अनुपात पाया जाता है। तो शरीर के सभी अंगों का विकास एक समान नहीं है। ये कौन सा नियम आता है, अनुपात का नियम। पहले हमने देखा था आकार का नियम, यानी आकार परिवर्तन होते रहते हैं, दूसरा अनुपात का नियम है। तीसरा आता है पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप है। तो जब हमारा जन्म हुआ, इस सृष्टि में हम आए, शेष अवस्था में हमारा यहाँ पर जो वेलकम स्वागत हुआ, इस अवस्था में हम यहाँ जब हम आते हैं उसमें हमारी प्रक्रिया होती है कि हमें भूख लगती है तो हम दूध पीते हैं, और बाद में अगर बात करते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमारे छोटे छोटे दांत निकलते हैं, यानी दूधिया दांत होते हैं। अस्थायी रूप से अगर बात करते हैं तो बालकों के दांत होते हैं, उन दांतों की प्रक्रिया वो एक समय तक रहती है। दूध पीने की हमारी जो कला होती है एक उम्र तक रहती है, उसके बाद हम दूध पीना छोड़ देते हैं। माँ का दूध है वो एक समय के बाद हमने पीना छोड़ देते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, हमारे जो दांत होते हैं एक उम्र होती है, उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे दांत हैं जो प्रथम बार आते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे नए दांत आते हैं। तो ये श्रीमती हरलोक बताना चाहते हैं पुराने चिन्हों का लोप है, यानी पुराने जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं उनको क्या है, हटा दिया जाता है, वो हट जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो दूध पीना हमने एक निश्चित उम्र के बाद माँ का दूध पीना छोड़ दिया, यानी उन चिन्हों का लोप हो गया। दूसरा, हमारे जो दूधिया दांत थे वो एक निश्चित उम्र के बाद टूट जाते हैं, उसके बाद नवीनतम दांत आते हैं। तो ये श्रीमती हरलोक तीसरा प्रकार बताते हैं पुराने चिन्हों का लोप है। कौन सा आता है, पुराने चिन्हों का लोप है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चौथा बताया है उन्होंने नवीन चिन्हों की प्राप्ति है। पुराने चिन्ह तो हमारे चले गए, दूधिया दांत है और माँ के दूध की प्रक्रिया वो हमने छोड़ दी है, लेकिन उसके बाद क्या है, नवीन आकृति और नवीन चिन्हों की प्राप्ति होती है। नवीन चिन्ह और नवीन आकृति की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर की अगर हम बात करते हैं तो एक उम्र होती है, शेष अवस्था होती है, उसके बाद हमारी बाल्यावस्था आ जाती है। जैसे ही बाल्यावस्था आती है, 12-13 की उम्र हो जाती है, उसके बाद हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे हार्मोनल बैलेंस होता है, हार्मोन से संबंधित कुछ परिवर्तन होते हैं। पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों में क्या है, दाढ़ी मूंछों का आना है, विभिन्न प्रकार के हैं, हाथों पर बाल आना है, इस प्रकार के नवीन चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं। तो श्रीमती हरलोक कहती है विकास की प्रक्रिया में 4 मुख्य प्रकार, पहला आकार में परिवर्तन है, दूसरा अनुपात में परिवर्तन है, तीसरे पुराने चिन्हों का लोप है, और चौथा अगर हम बात करते हैं नवीन चिन्हों का उदय है, यानी नवीन आकृतियां नवीन चिन्ह हमारे सामने आकर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हार्मोनल बैलेंस होते हैं, एक उम्र के बाद के हमारे हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो पुरुषों की अगर बात करते हैं तो दाढ़ी मूंछों का निकलना, ये किसका है, नवीन चिन्हों का आ जाना है, या नवीन आकृतियों का प्रवेश माना जाता है। तो ये हमारे श्रीमती हरलोक के द्वारा विकास के प्रकार थे, विकास की प्रक्रिया जो होती है वो किस 4 प्रकार में बांटी गई। श्रीमती हरलोक ने इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अवर डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। क्या विकास की प्रक्रिया किसी कारणों से प्रभावित होती है या लगातार चलती रहती है। जैसे हम हैं, हमारी एक निश्चित उम्र है, इस उम्र में क्या हमारे विकास पर आस पड़ोस वातावरण उसका प्रभाव पड़ता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट है। इसकी अगर हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अवर डेवलपमेंट है, तो इसमें एक तो अपना होता है कि प्रभावित करने वाले जो कारक है, क्या वह वंशानुकरणीय होते हैं या वातावरणीय होते हैं। कौन से होते हैं, वंशानुकरणीय होते हैं या कौन सा होता है, वातावरणीय होते हैं। तो इनमें दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। वंशानुकरण भी होता है और हमारा वातावरण है, उन दोनों से हमारी विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर हम बात करते हैं जैविक कारक या वंशानुकरणीय कारक, कि हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें जैविक कारक है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं वंशानुकरण कारक है, वो कौन कौन से होते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं शारीरिक रचना है। शारीरिक क्या है, रचना है व्यक्ति के, हमने पहले व्यक्तित्व में पढ़ा था, बुद्धि में भी पढ़ा था। तो अगर हम बात करते हैं शारीरिक रचना है, व्यक्ति के शरीर की जो रचना है वो विकास के क्रम को प्रभावित करती है। व्यक्ति के विकास में शारीरिक रचना का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं शारीरिक सुंदरता है, आकर्षण है, उसका बनावट है, तो उनके अनुसार उसका विकास क्रम क्या प्रभावित होता है। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति सुंदर है, सुडौल है, आकर्षण है, उसको देखने का क्या है, मन हो रहा है। तो इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में उचित व्यक्तित्व देखने को मिलता है।
कई बार हम देखते हैं इधर उधर जाते हैं, सुंदर है, सुडौल है और देखने की उनमें एक कला है, निपुणता है हर क्षेत्र में, तो उनको देखने को मिलता है। और इसी के अनुसार उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अच्छा होता है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहता है। किसी को देखिए, एक जो व्यक्ति है उसमें अगर शारीरिक बनावट है किसी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर अपने आप को थोड़ा सा नीचे लेवल तक समझता है। लेकिन इसी के परिणाम स्वरूप दूसरी बात देखें, शारीरिक रचना में जो सुंदर सुडौल है और जिसमें क्या है काबिलियत है, वो अपने आप को उचित व्यक्तित्व के सामंजस्य में माता है और उसके विकास की क्रिया क्या है उस व्यक्ति से तेज होती है। तो शारीरिक रचना की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे विकास क्रम को प्रभावित करती है। दूसरी आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। प्रत्येक जो व्यक्ति होती है इसमें विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां बहती है। अंतःस्रावी यानी हमारे शरीर के अंदर ही अंदर कुछ हार्मोन हैं वो बहते रहते हैं। इन अंतःस्रावी व्यक्ति के कारण कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिसमें आंतरिक स्त्राव होता है और इन आंतरिक स्त्रावों के कारण के व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं, गल ग्रंथि होती है, थायराइड एक ग्रंथि होती है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अगर वह उचित प्रकार से सामंजस्य से स्रावित हो रहे हैं तो व्यक्ति का विकास की प्रक्रिया सही है। और यदि उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है। कई बार देखो कोई व्यक्ति है वो कहते हैं कि मुझे थायराइड हो गया, मुझे क्या है थायराइड हो गया है। तो थायराइड होने के कारण ये विभिन्न प्रकार इनमें व्यक्ति की बनावट में परिवर्तन आता है, उसके चेहरा सूजन हो जाता है और शारीरिक जो परिवर्तन दिखाई देता है। मतलब शरीर का जो विकास जिस प्रक्रिया के माध्यम से होना है वैसा नहीं हो पाता है। तो पहला कौन सा होता है, गल ग्रंथि होती है, इसके माध्यम से विभिन्न हमारे हार्मोन स्रावित होते रहते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसके माध्यम से जिस हार्मोन का स्रावन होता है एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की अगर बात करते हैं हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो व्यक्ति के अगर बायोलॉजिकल क्लॉक की अगर बात करते हैं, पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं, उनको बैलेंस रखने में सहायक होते हैं। तो दूसरा कौन सा आता है, अगर इनमें किसी प्रकार का इनबैलेंस पाया जाता है तो व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। तीसरी अगर हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि है, ये मनुष्य के मस्तिष्क की जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल लोग कहते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो व्यक्ति एक निश्चित प्रक्रिया होती है उसके सोने की, उठने की, विभिन्न कार्यों को करने की, उसमें बदलाव दिखाई देता है जिससे व्यक्ति का विकास है वो प्रभावित होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा तो कुछ यौन ग्रंथियां होती है, कुछ क्या है यौन ग्रंथियां होती है, इनमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है वो स्रावित होते हैं। इन हार्मोन्स में यदि विभिन्न प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, एक बैलेंस बना रहता है, तो व्यक्ति का विकास क्रम एक निश्चित श्रृंखला की ओर होता है। यदि इन ग्रंथियों में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा आ जाती है तो व्यक्ति का विकास है वो रुक जाता है। इसके बाद में आता है हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हम क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां बात करें मनुष्य के शरीर में जो बहती है उनके बारे में है। नर्वस सिस्टम है, स्नायु मंडल है, हमारे शरीर रीढ़ की हड्डी है, एक स्ट्रक्चरनुमा संरचना है। तो व्यक्ति में यदि स्नायु मंडल ठीक रहता है तो व्यक्ति का विकास एक जिस अपार स्थिति में होना है वैसा हो जाता है। लेकिन यदि किसी प्रकार से व्यक्ति का स्नायु मंडल है, नर्वस सिस्टम है, वो अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो व्यक्ति का विकास उस स्थिति से नहीं हो पाता है जैसे होना हो। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं बुद्धि, तो बुद्धि भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। यदि हमने पढ़ा था बुद्धि जब पढ़ी तो इसमें व्यक्तित्व के विकास यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यदि हमारे माता पिता इंटेलिजेंट है तो हमारे में उनमें कुछ वंशानुक्रमण गुण हमारे ऊपर आते हैं और उन गुणों के अनुरूप हम आगे की ओर बढ़ते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये कुछ प्रभावित कारक थे जो कौन से होते हैं वंशानुकरणीय या कौन से होते हैं जैविकीय कारक होते हैं। तो वंशानु को पूछा जाएगा, इतना चाहेंगे कि निम्न में से कौन सा कारक है विकास क्रम का कारक है जो व्यक्ति को वंशानुक्रम से मिला है यानी जैविकीय कारक है। तो ये पहला हमने पढ़ा था शारीरिक रचना है यानी शरीर की सुंदरता, बनावट, आकार है। दूसरा हमने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियां है। अंतःस्रावी ग्रंथि में हमने गल ग्रंथि पढ़ा है, एड्रिनल ग्रंथि पढ़ा है और हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ा है। इसके बाद हमने यौन ग्रंथियां पढ़ी है और इसके बाद हमने देखा है कि व्यक्ति की जो स्नायु मंडल है, नर्वस सिस्टम है, उसमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं तो व्यक्ति का विकास क्रम प्रभावित होता है। और अभी हमने देखा बुद्धि है, बुद्धि भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। दूसरे कारक है जो
व्यक्ति के अगर विकास क्रम है उसको प्रभावित करते हैं वो कौन से आते हैं? वातावरणीय कारक है। कौन से हैं? वातावरणीय कारक है। तो पहला वातावरणीय कारकों में पढ़ेंगे पारिवारिक कारण है सॉरी पारिवारिक कारण है, यानी अपने परिवार के सदस्यों के कारण क्या हम किसी प्रकार से हमारा विकास क्रम प्रभावित हो सकता है। तो पहला वातावरणीय कारकों में पढ़ते हैं तो पहला कारक आता है पारिवारिक कारक। कौन सा है? पारिवारिक वातावरण है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा होगा कई बालक होते हैं उनके जो माता पिता है, कई बालक हैं उनके माता पिता है वो उच्च स्वभाव के, सहनशील और संयमशील व्यक्ति होते हैं। कई आप अपने परिवेश पड़ोस के बारे में, आस पड़ोस में देखें, कई जो बालक हैं उनके पेरेंट्स होते हैं वो अति उजागर खुशहाल बुद्धि के होते हैं, उनमें अत्यंत संयमशीलता है और आत्म अनुशासन पाया जाता है, जिसके कारण वह बच्चों को कठोर अनुशासन नहीं अपनाते हैं। बच्चों के ऊपर क्या किसी भी प्रकार का एक कठोर अनुशासन नहीं अपनाते हैं। जिसे बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनका विकास एक अच्छी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अपने ऊपर लागू करें, अगर अपने माता पिता अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कठोर अनुशासन रखते हैं, किसी भी बात को लेकर, कोई भी मुद्दा हो उस बात को लेकर अपने पेरेंट्स के द्वारा यदि अपने ऊपर किसी भी प्रकार के नियम कठोर अपनाए जाते हैं तो हम उस क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते हैं। क्यों? माता पिता कठोर रहते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो पता नहीं पिताजी क्या कहें, पता नहीं माता जी कितना डांटेगी। ठीक है, तो इस समय व्यक्ति का माता पिता के प्रति अगर कठोर अनुशासन है तो वह विकास नहीं कर पाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कई बार हमने देखा होगा कि माता पिता है उनका पक्षपातपूर्ण रवैया, अपने जो बालक बालिका हैं उनके प्रति वो क्या है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे लड़का हो या लड़की हो, उनमें दोनों में क्या है? समान भाव से यदि सभी बातें लागू की जाती है तो उनका विकास एक निश्चित दिशा के अनुसार होता है। लेकिन लड़कों और लड़कियों दोनों में डिफरेंस देखने को यदि मिलता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो जिसके साथ माता पिता का सहयोग ज्यादा रहता है, प्रेम पुरुष स्नेह मिलन ज्यादा रहता है, उस बच्चे का विकास तेज गति से होगा। जिसके प्रति माता पिता का रवैया का ऐसे ही रहता है, वो प्रेम स्नेह नहीं करते हैं, उनका विकास धीमी गति से होता है। तो वातावरणीय कारक में पहला हम पढ़ रहे हैं पारिवारिक कारण है। पहला आता है माता पिता का कठोर अनुशासन है, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि माता पिता का पक्षपातपूर्ण रवैया है। कई बार हमने देखा कि एक घर में एक लड़का है, चार लड़कियां, या एक लड़का है 3 लड़की, तो माता पिता के द्वारा उस लड़के को ज्यादा मूल्यवान समझा जाता है, उसको ज्यादा उच्च श्रेणी का रखा जाता है, लड़कियों को ज्यादा नहीं। लड़के ने कुछ ही मांग लिया, चाहे रात को 12 बजे कुछ मांग ले तो माता पिता उसको ला कर देते हैं। लड़कियां जो होती है अगर उन्होंने दिन में कुछ मांग लिया तो उन्हें लाकर नहीं देते। ठीक है, तो ये उनको ऐसे कहे तो काम चला। तो इस प्रकार अगर दोनों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, आजकल तो ये बात होगी बंद होगी, लेकिन फिर भी कई परिवारों में आज भी देखने को मिलता है। तो जब दोनों के अंदर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो उनमें समान रूप से विकास नहीं हो पाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं कि माता पिता वो अपने बच्चे को केवल अत्यधिक क्षमता देते हैं, यानी केवल एक ही बालक को अत्यधिक समझते हैं तो दूसरे बालक का विकास नहीं हो पाता है। माता पिता द्वारा ऊंचे जो आदर्श है वो बच्चों को थोप देते हैं कि तू हाँ इसका बेटा है, तेरे को ऐसा सोचना है। तेरे को कई बार होता है कोई परिवार में हमारा जन्म हो गया तो माता पिता कहते हैं तेरे को बस यही सोचना है, ऊंचे पद प्रतिष्ठा उसके ऊपर थोप दी जाती है। कई बार होते हैं कि बच्चे के परसेंटेज तो आई है +2 में 60%, और उसे कह दिया जाता है कि तू MBBS की तैयारी करेगा, तेरे को अब की बार नेट क्लियर करना है। उठाया यहाँ से लेके एलन कोचिंग सीकर में एलन कोचिंग में डाल दिया और कहा तुम 2 साल तैयारी 1 साल तैयारी कर, तेरे को बनना तो केवल MBBS बनना है। इस प्रकार जब बच्चे के ऊपर ऊंचे आदर्श है या किसी प्रकार से उच्च दबाव थोप दिया जाता है तो उस बालक का विकास नहीं हो पाता है। क्यों? उसके सारा दिन मन में तो ये रहता है कि अगर नहीं किया तो पिताजी ये कहेंगे, नहीं किया तो ये कहेंगे, तो वो अपने अनुरूप उसका विकास नहीं हो पाता है। तो बाल विकास की अगर हम बात करते हैं, उच्च आदर्शों का सौंप देना है। अगर इसके अगले की बात करते हैं तो माता पिता का बच्चे के प्रति असंतोष रवैया है। बात बच्चा होता है, अपना बच्चा है, किसी भी प्रकार के माता पिता के द्वारा इसके प्रति असंतोष का रवैया अपनाया जाता है। बच्चे ने कोई भी कार्य किया, बाल विकास पढ़ रहे हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने बालक कारक पढ़ रहे हैं, और कारकों में हम कौन से पारिवारिक यानी वातावरणीय कारक पढ़ रहे हैं। उनमें कौन सा आता है कि माता पिता के द्वारा बालकों के प्रति असंतोष का रवैया,
कई बार हम देखते हैं कि हम चाहे कुछ ही कर लें लेकिन माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं होते, उनका अपने प्रति असंतोष का रवैया रहता है। तो धीरे धीरे बालक के विकास की प्रक्रिया को यह असंतोष का रवैया है वो प्रभावित करता है। यानी बच्चे ने कुछ भी किया, बच्चे ने किसी प्रकार का कोई अच्छा काम किया लेकिन माता पिता फिर भी कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया, तो वह धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठता जाता है और फिर बालक सोचने लगता है कि कुछ ही करो, कहना तो यही है। तो वह एक समय बाद क्या काम करना बंद कर देता है, उसकी विकास की प्रक्रिया वो रुक जाती है, वो सोचना समझना आगे की ओर बढ़ना छोड़ देता है। तो ये हमारे कौन से थे, पारिवारिक वातावरण, कौन से पारिवारिक कारण थे। ठीक है, वातावरणीय कारकों के लिए कौन से आते हैं, पारिवारिक कारण है। तो इसकी साथ ही अगर हम बात करते हैं तो जन्म का क्रम है, पारिवारिक वातावरण की बात करते हैं तो जन्म क्रम के अनुसार भी अगर हम बात करते हैं ये प्रभावित करते हैं। जन्म क्रम में परिवार में स्थान है वो भी प्रभावित करता है। जैसे इसकी अगर बात करते हैं उदाहरण के रूप में है कि पारिवारिक वातावरण है उसमें अगर जन्म क्रम है, पहला बच्चा है तो उसकी देखभाल ज्यादा रखी जाती है। आपने देखा पहली संतान है, जन्म क्रम है, अगर पहली संतान आपके लड़का हुई तो आपको विशेष ध्यान रखेंगे, तो जन्म क्रम का स्थान है। दूसरा आएगा तो उसको थोड़ा सा कम भाव देना स्टार्ट कर देते हैं, तो जन्म क्रम के स्थान पर है। क्यों, पहले परिवार में कोई बच्चा होता नहीं है, प्रथम जब बच्चा होता है तो माता पिता समस्तों के द्वारा उसे प्रेम स्नेह की भावना ज्यादा रखी जाती है। दूसरा हो जाता है तो वो कहे अपने आप का थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है। तो जन्म क्रम के स्थान पर भी कहे विकास की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं विद्यालय वातावरण, विद्यालय का जो वातावरण है किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करता है। बालक का विकास है, क्या विद्यालय से उसका प्रभाव होता है, विकास है, बालक के विकास की प्रक्रिया है, तो उसमें क्या विद्यालय फैक्टर के कारण किसी भी बालक का विकास है वो अफेक्टेड होता है, बिल्कुल होता है। यदि हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद यदि हमारे अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं है, यदि हम जिस कक्षा में हैं उस कक्षा के प्रति और हमारे प्रति वह पाठ्यक्रम नहीं बना है, यानी पाठ्यक्रम अनुचित है, तो व्यक्ति का बालक का विकास नहीं हो पाता है। तो विद्यालय कारण में पहला कौन सा आता है, अनुचित पाठ्यक्रम। कई बार हम देखते हैं स्कूल में जाते हैं, छुट्टियां जब होती है बाद में स्कूल खुलता है तो हम बड़े इंटरेस्ट से जाते हैं कि अब की बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाते हैं तो पाठ्यक्रम है, एक दो दिन पढ़ते हैं लेकिन पाठ्यक्रम समझ में नहीं आ पाता है। पाठ्यक्रम समझ में नहीं आता है तो हमारी क्या है, पढ़ने की इच्छा वो शुरू में मर जाती है, पढ़ने की इच्छा होती नहीं है। तो इससे अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा विकास किस प्रकार होगा। तो पहला कौन सा आता है, अनुचित पाठ्यक्रम है। और दूसरा बात करते हैं विद्यालय कारकों में, वो कौन सा आता है, शिक्षण विधियां है। कौन सी आती है, शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड। यदि किसी शिक्षक के द्वारा अपने को उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग कर पढ़ाया जाता है और उपयुक्त तरीके से समझाया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, तो हमारे वो चीज अच्छे से समझ में आती है, लंबे समय तक याद रखते हैं और हमारा विकास होता है। लेकिन किसी शिक्षक के द्वारा यदि उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधा रट्टाफिकेशन है कि हाँ ये बात है इसको रट लो, ये बात है इसको याद करके लेना है, तो व्यक्ति आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, उसका विकास है वो प्रभावित होता है। तो दूसरा कौन सा आता है, शिक्षण विधियां हैं। इसके बाद तीसरा अगर हम बात करते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण क्या आती है, परीक्षा प्रणाली, परीक्षा एग्जाम जो होते हैं वो दोषपूर्ण, परीक्षा जो प्रणालियां हैं वो किस प्रकार की है, दोषपूर्ण है। यानी एक परीक्षा का पैटर्न होता है, उस पैटर्न में वस्तुनिष्ठाएं, अति लघुतरात्मक आते हैं और निम्ननात्मक प्रश्न आते हैं। इस प्रकार एक पैटर्न होता है। बालकों को पता है पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस में केवल क्वेश्चन पढ़ने जाने हैं 10, केवल क्वेश्चन करने हैं 10 पढ़ने हैं, उनमें से 5 बड़े आएंगे, बाकी कुल मिलाकर छोटे बड़े आएंगे। तो बालक जब इस प्रकार तैयारी करता है तो ये परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण हो। क्यों, उससे पता इतना ही आएंगे तो वो क्या है, सारा सिलेबस नहीं पढ़ता है, केवल कुछ टॉपिकों के कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, तैयार कर लेता है, जिससे उसे 5 में से अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो क्या पास हो जाता है। इस प्रकार की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें बालक का विकास नहीं होता है, केवल वो कक्षा पास करता है, कक्षा जंप करता है, उसका विकास नहीं होता है। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली यदि दोषपूर्ण है तो बालक का विकास नहीं होगा। पहला हमने पढ़ा था कि यदि हम चाहते हैं तो हमारे अनुकूल पाठ्यक्रम नहीं है, अनुचित पाठ्यक्रम, तो हमारा विकास नहीं। दूसरा हमने पढ़ा कि शिक्षण प्रणालियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, वो अपने अपलोक नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तीसरा है परीक्षा प्रणाली है, यदि अपने अनुरूप नहीं है तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर चौथा देखते हैं, चौथा आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अवर टीचर है, पर्सनैलिटी ऑफ अवर टीचर है। यानी
शिक्षक है उसका व्यक्तित्व है, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव है। मैं उदाहरण देता हूँ कि हमें साइंस के टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमारी साइंस के छठी सातवीं में बहुत अच्छा, आज भी उनका व्यक्तित्व मुझे याद है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि उसे अपनी इच्छा अनुरूप के अनुसार शिक्षक मिलता है और अच्छी तरह से पढ़ाता है तो वो बालक है आगे की ओर बढ़ता जाता है और उसका विकास होता जाता है। तो चौथा कौन सा आता है, शिक्षक का व्यक्तित्व है, टीचर का क्या है, पर्सनैलिटी है, शिक्षक का व्यक्तित्व है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्याप्त सुविधाएं हैं, यदि बालक को विद्यालय की सभी सुविधाएं मिलती है तो उसका विकास होता है। स्कूलों की अगर बात करते हैं, शहरों के स्कूल बहुत ही शानदार है, उन स्कूलों में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसे हर फैसिलिटी मिलती है, तो वो उसके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं चलती है, विकास होता है। गाँव के स्कूल है उसमें कई बार तो पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, तो उसके दिमाग में ये प्यास लगी है, ये क्लास आने वाली है, प्यास लगी है, ये क्लास मेरी आने वाली है, तो क्या मैं इतने समय में प्यास के बिना कक्षा में रह पाऊंगा, पानी के बिना कक्षा में रह पाऊंगा, क्या मैं ये क्लास पूरी कर पाऊंगा, या छुट्टी होगी तो मैं घर जाऊँ। तो उसके दिमाग में ये बात चलती रहती है, तो विकास कहाँ से होगा, जब तक बालक के सामने पर्याप्त सुविधाएं न हो तो उसका विकास प्रभावित होता है। और इसके बाद अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं, कई बार हमने देखा होगा कि कोई जो छात्र होते हैं, कई छात्र होते हैं वो हमसे क्या है, एक मनुष्य प्राणी, जो हम स्कूल में होते हैं तो विशेष प्रकार से हमारे द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं। छात्रों के द्वारा किसी भी प्रकार की जब गलतियां हो जाती है, उन गलतियों का शिक्षक के द्वारा खुले में निंदा करना बालक के विकास को प्रभावित करता है। यानी मैंने है, आपने किसी प्रकार की किसी बात को लेकर हमने कोई गलती कर, शिक्षक के द्वारा कोई बात बताई गई थी, हमारे दिमाग में सही से वो नहीं, हमने उस बात का पालन नहीं किया और कोई क्वेश्चन या जो भी दिया था उसका उत्तर सही नहीं निकाल पाए और नहीं समझ पाए, तो शिक्षक जो है वो कक्षा में उसे बीच में खड़े और सभी के सामने जितने भी बच्चे हैं 100-200 बैठे उनके सामने हमारी एक निंदा करता है। जो वह निंदा करते हैं तो हमारे इससे बालक का विकास है वो प्रभावित होता है, यानी बालक सोचने समझने में क्या फिर टूटता है। यदि किसी कारण से उसने गलती कर दी तो दोबारा से उसकी क्या बेइज्जती होगी, कक्षा में दोबारा से उसकी बेइज्जती होगी, तो ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ने से कतराता है, इससे वह बालक का विकास है वो प्रभावित होता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, कई बार हमने देखा होगा कोई स्कूल है उसमें कक्षा की बैठक की व्यवस्था है, अरेंजमेंटिंग ऑफ सीटिंग है, किसी भी कक्ष में बैठने की क्षमता तो 30 बच्चों की, लेकिन उस कक्ष में 35-50 बच्चे बैठा, तो जब भीड़ भरी व्यवस्था होगी तो उसमें बालक का विकास क्या उचित तरीके से हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यह हमारे कुछ विद्यालय कारण थे जो बालक के विकास को क्या है प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भौगोलिक वातावरण, पहला हमने देखा था वंशान करने वातावरण, दूसरा हमने देखा था वातावरणीय कारक है जिसमें हमने देखा था पारिवारिक वातावरण है और दूसरा विद्यालय वातावरण है, तीसरा क्या है भौगोलिक वातावरण यानी बालक के विकास को भौगोलिक वातावरण वो प्रभावित करता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोई क्षेत्र ऐसा होता है जो हमारे पढ़ाई के अनुकूल होता है, हमारे विकास के अनुकूल होता है, जहाँ की जलवायु बढ़िया होती है, ठंडा प्रदेश होता है, अनुकूल व्यवस्थाएं होती है, उचित वहाँ पर ऋतुएं आती हैं, ज़्यादा न गर्मी हो न सर्दी हो, तो ऐसे में बालक का विकास है वो एक तीव्र गति से होता है। कई बार देखते हैं कि एक बालक है वो लगातार गर्मी के मौसम में रह रहा है, उचित प्रकार से सर्दी का मौसम नहीं मिल पा रहा है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उसका विकास होता है, उसके बालक के विकास में क्या रुकावट आती है। तो ये कौन सा था, भौगोलिक वातावरण। अपने ऊपर ही ले लीजिए, यदि हम एग्जाम की तैयारी करने के लिए गए हैं और जिस परिवेश में गए वहाँ का पढ़ाई का वातावरण अच्छा नहीं, हमने पीछे भी व्यक्ति उदाहरण की बात की थी कि हम किसी माहौल में हैं, जयपुर गए, कोचिंग ली हमने और उस पास पड़ोस में देखा वहाँ क्या आवाज़ें कोई फैक्ट्री या किसी प्रकार की है, तो वहाँ से लगातार आवाज़ें आ रही है जो हमें पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है, जिससे हम सही प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे हैं। सही पढ़ेंगे नहीं तो सही एग्जाम कैसे दें, सही एग्जाम नहीं देंगे तो हमारा मस्तिष्क का विकास किस प्रकार होगा। तो ये कौन सा आता है, भौगोलिक वातावरण भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो भौगोलिक वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, कुछ मानसिक कारण भी होते हैं, कुछ कौन से होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जिससे बालक का विकास नहीं हो पाता है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं जिससे बालक का विकास नहीं हो पाता है। जिससे अगर हम बात करते हैं
कि जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता के द्वारा हमसे उचित प्रकार से प्रेम स्नेह नहीं किया जाता है, जिससे बालक के विकास में क्या है वो फैक्टर दिखाई देता है। यानी अपने माता पिता अपने से प्रेम स्नेह करते ही नहीं है तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माता पिता को हमने कई बार देखा हो, कई परिवार में है जो माता पिता उनसे बच्चों को कोई लेना देना नहीं, उनका विकास हो रहा है नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं है। दूसरा आता है मानसिक आघात है, किसी प्रकार से हम मेंटल डिस्टर्ब हो गए, कोई भी प्रकार है बगनासा है, कुंठा है, दबंधव है, किसी प्रकार का कोई भी आ गया, मानसिक वृत्ति हमारे दिमाग में आ गई, उसके कारण हम मानसिक रूप से नहीं सोच पाते हैं। तो ये कौन सा आता है, जो साइकोलॉजिक फैक्टर है, यानी मनोवैज्ञानिक कारण है जिसके कारण बालक का विकास अवरुद्ध होता है। इसके बाद कई बार हमने देखा कोई व्यक्ति है हमें परामर्श दे रहा है या निर्देशन दे रहा है, तो उसके कारण भी क्या है, अगर हम उसके निर्देशना का परामर्श का सही तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं तो हमारा क्या है विकास है वो रुक जाता है। कोई शिक्षक है, साइकोलॉजिस्ट है, उसने हमें समझाएगा तो इस तरीके से इस पथ पर चल, तो इस पथ पर चलेगा तो तुझे अपना उचित लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन हम उसके निर्देशन को परामर्श को नहीं मानते हैं, अपने तरीके से चलते हैं और ये हमारे विकास को वो रोक देता है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारण थे जो बालक के विकास को रोकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं सामाजिक कारण है, कौन सा आता है, सामाजिक कारण है। कई प्रकार हमने देखा होगा कि हम जिस समाज में रहते हैं वो हमारे व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालता है, पीछे में उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बालक का विकास है वो सामाजिक परिवेश पर सामाजिक परिवेश से क्या होता है प्रभावित होता है। जिस समाज में रहते हैं अगर वहाँ के लोग अच्छे संस्कारी है, बढ़िया है, तो हम उन्हीं के अनुकूल उनके आदर्शों का पालन करेंगे, अनुकरण करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि अपने आस पड़ोस का माहौल क्या ऐसा ही कि शराब पीने वाले लोग हैं, जो डालू है, तो वो हमारी पर क्या है विकास को प्रभावित करता है। यानी सामाजिक परिवेश भी क्या करता है बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद कौन सा आता है सांस्कृतिक वातावरण, यानी जिस संस्कृति में रहते हैं, पहनावा है, ढाल है, विचार है, आदान प्रदान करने की क्षमता है, आस पड़ोस की किस प्रकार की है, वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो सामाजिक कारण है और कौन से आते हैं सांस्कृतिक कारण है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जनसंचार का साधन क्या है, संचार के क्या है, टेलीफोन है, सैटेलाइट है, या किसी प्रकार के जो अगर बात करते हैं आजकल ये आगे अपने फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये बहुत सारे चलाते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम संचार के माध्यम है, इन संचार के माध्यम से बालक का विकास है वो प्रभावित होता है। यदि बच्चे उचित प्रकार से इनका प्रयोग करें तो उनका विकास अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई को छोड़कर ज़्यादा इनकी ओर चलते हैं तो उनका विकास क्या है अवरुद्ध होता है। तो उनके माध्यम से क्या है इनकी जो आगे बढ़ने की क्षमता है, विकास की क्षमता है, वो रुक जाती है। यानी शिक्षा को छोड़कर केवल और केवल संसार और इन प्रकार के दृश्य सामग्री उनमें ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो उसकी विकास है वो रुकता है, यानी सोचने समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है। तो ये हमारे कौन से थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अवर डेवलपमेंट है, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला हमने पढ़ा था कौन से आते हैं जैविकीय या वन संतुलन कारक है, जिसमें हार्मोन है विभिन्न प्रकार के। और इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पर्यावरणीय कारक है, कौन से इन्वायरमेंट कारक है। पहला हमने देखा था पारिवारिक वातावरण, दूसरा हमने देखा था विद्यालय वातावरण। इसके बाद हमने देखा था कि किसी प्रकार का संचार का साधन है, किसी प्रकार जनसंचार का साधन है, उनके भी व्यक्ति का विकास प्रभावित करता है। सामाजिक परिवेश भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। और सांस्कृतिक परिवेश, जिस संस्कृति में हम पले बढ़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हमें प्रभावित करता है। इसके बाद हमने देखा कि कोई जो बालक है उनके माता पिता है उनके साथ के है लगाव की स्थिति रखते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक कारक जो है यानी प्रेम स्नेह रखते हैं, तो वो व्यक्ति के आगे की ओर उनका विकास ज़्यादा होता है। इसके बाद जिस भौगोलिक स्थिति में, जिस भौगोलिक जियोग्राफिक संरचना में हम रहते हैं, यदि हमारे अनुकूल है तो हमारा विकास के स्पीड से होता है। यदि भौगोलिक संरचना अपने अनुकूल नहीं है तो हमारा विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने कहा था कि हम कोचिंग करने के लिए अगर वहाँ पर लाइट ही नहीं रहती तो हम कमरे में सारा दिन बैठे रहे, लेकिन हमारा विकास यानी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई नहीं होगी तो हमारी सोच क्षमता वो नहीं बढ़ पाएगी और हम आगे की ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो ये कुछ कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, यानी बालक का विकास किस प्रकार हो, इसमें सर्वप्रथम हमने इनकी परिभाषाएं ये देखी थी। फिर हमने देखा था कि बालक के लोक के अनुसार कौन कौन से प्रकार है, आकार है, अनुपात है, पुराने चिन्हों का लोप है, नवीनतम चिन्हों का उदय है। और इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से फैक्टर अफेक्टिंग है, यानी किस प्रकार विकास क्रम को प्रभावित करते हैं, कारक होते हैं।
कल हम पढ़ेंगे विकास के नियम, यानी किस प्रकार पैर से सिर की तरफ बच्चे के बालक का विकास होता है, निरंतरता का नियम है, क्रमबद्धता का नियम है, निश्चित अनुपात का नियम है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।